ओके लिसन, सुनो बच्चे सुनो, सभी देखो इधर। ये सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट हो गया था मतलब? नहीं हुआ। नॉन वोलेटाइल। बस एक टेस्ट रहेगा इसके सल्फ्यूरिक एसिड की। सुन लो बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम टेस्ट की बात करते हैं ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मेन टेस्ट है कॉपर के साथ। कॉपर के साथ अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? CuSO4 Cu प्लस H2SO4 है आपका कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बनेगा? CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2। देखो वैसे में डाइल्यूट होता है ना, चलो कॉपर से तो रिएक्ट नहीं करता, पर जिंक है और मेटल से डाइल्यूट होता तो H2 बनाता। यहाँ ये SO2 बना है, तो ये किसका टेस्ट हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 होता फिर वो NO2 अगर डाइल्यूट होता है कॉन्सेंट्रेटेड टेस्ट कैसे होगा नाइट्रिक सर? एसिड का डाउट है। हाँ जी, सर डाउट नाइट्रिक एसिड का तो टेस्ट ही नहीं है। एक बार ये तो कर लेगा, सर डाउट सारे एक दिन। सर SO2 कैसे टेस्ट हो जाएगा? SO2 कैसे टेस्ट होती है? एक बार तो ऑरेंज से क्या करती है कि नहीं H2SO बेटा अगर SO2 बन रही है इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। एक और कर सकते हो आप, डाइल्यूट होता तो लेड एसिड पेपर डाइल्यूट नहीं है, PbNO3 में डाल सकते हो H2SO4, क्या बनेगा बच्चे बताओ? PbSO4। PbSO4 क्या होता है? वाइट SO2 वाइट की पहचान होती है। हाँ जी बेटा, SO2 की क्या पहचान होती है? हमें कैसे पता लगेगा SO2? SO2 की वो किया नहीं अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ऑरेंज से ग्रीन कर दिया। सो सारे लिखवा दो, सो वो क्या करता है? वो अरे क्या लिखवा तो दिया HCl वाले में, भेजा क्या HCl वाले चैप्टर में लिखा हुआ है उसका पर। आप यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को भी कर सकते हो, किससे भी यार? H2SO4 से। वाइट पीपीटी बनेगा PA। यहाँ भी क्या बनेगा? BaSO4 की क्या बनेगी? वाइट प्लस HCl। ठीक है बच्चे। तो परसों जब तुम्हारा टेस्ट होगा तो पहले में H2SO4 की और HCl की तुम्हारा जो भी डाउट है एक्सरसाइज के या पीछे 10 years के, वो सारे डाउट्स होंगे, ठीक है? उसके बाद आपका टेस्ट, या फिर तुम्हें है तो तुम मुझे सेंड कर देना फोन पे, मैं बता दूँगा। बेटा तुम्हारा पूरा क्वेश्चन भेजा है, एक तो बीच बीच में सिर्फ ये बता दो ये बता दो ये बता दो, एक एक चीज बोलो। बहुत कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सिर्फ जब कंसंट्रेटेड होते तब NO2 बनती है और कुछ दूसरा ना। सो मुझे ना एक NO ये था नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में जो आपने ये करवाया, वो आपने ये नहीं करवाया H3 और आपने उसमें भी करवाया था, ये दोनों ही दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। देखो अगर HCl है तो कितने H पॉजिटिव बनाएगा? एक। HNO3 है तो कितने H पॉजिटिव बनाएगा? एक। अगर H2SO4 है तो कितने H पॉजिटिव बनाएगा? लेकिन ये कब बनाएगा? जब सब में आप क्या डालोगे? क्या डालोगे बच्चे सब में? वाटर, क्योंकि वाटर इसको क्या करेगा? आयनाइज करेगा, ये पता है ना? अब H2O प्लस H पॉजिटिव क्या बनता है? H3O पॉजिटिव। ये भी क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव। ये भी H3O पॉजिटिव बनेगा, लेकिन कितने बनेंगे H3O पॉजिटिव? 2 बनेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं बच्चे ये 2 सॉल्ट बनाता है। ये एक तरह के सॉल्ट बनाता है, ये बनाता है क्लोराइड, ये बनाता है नाइट्रेट, ये बनाता है सल्फेट एंड बाइसल्फेट। HSO4 भी बनाता है और Na2SO4, ये ठीक है। जैसे H3PO4 कितने तरह के सॉल्ट बना सकता है? 3, ठीक है। नाइट्रेट भी नाइट्राइट भी तो होते हैं। नहीं, वो NO2 और NO तो अलग है ना। नाइट्राइट पता है कौन बनाता है? HNO2 बनाता है। जैसे सल्फाइड बनाता है H2SO3, ये बनाता है सल्फाइड। सर आपने कोई आपने कहा था जो आप मैंने ये करवाया है, इसके अंदर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज है, वो कैसे इसके अंदर? बेटा जो ये H पॉजिटिव ये बनाते हैं ना, ये इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं मेटल के साथ, तो ये H बनता है इसीलिए हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? पढ़ लो आप भी, टेस्ट बहुत बुरा है। हाँ जी, अब ध्यान से बच्चे
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स है सबसे बड़ी बात। सर अमोनिया नहीं करवाना हाँ जी, सर पहले अमोनिया करवाना। ठीक है बच्चे, करा रहा हूँ अमोनिया। सुनो मुझे, रिफ्रैक्शन जरूरी है। टेस्ट किसके सुनो, रिफ्रैक्शन चैप्टर की जब आप बात करते हो बच्चे, लाइट जब भी पास करती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, लाइट जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है बच्चे, तो आप मान के चलो कि लाइट अपना रास्ता क्या करती है, चेंज करती है। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपको जो ये ग्लास दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हो सकता है आपको अपनी तस्वीर भी दिखाई दे, आपको ये ग्लास भी दिखाई दे रहा है। दिस इज ड्यू टू अ फिनोमिनन कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज ड्यू टू अ फिनोमिनन कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फिनोमिनन कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब हमारी पिक्चर दिखाई दे रही है, ग्लास दिखाई दे रही है। आपको अपनी फोटो इसमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन। मोनिका गेट खोल के कुर्सी, ठीक है, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। लेकिन आपको इस ग्लास के अंदर से दिखाई दे रहा है, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ आ गया? ट्रांसपेरेंट मीडियम बच्चे, वो दीवार और उसके बीच लाइट नहीं है, दीवार और आपको इस ग्लास के अंदर से चीजें दिखाई दे रही हैं। दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मतलब किसी के अंदर से लाइट पास कर सकती है ना? ये कौन सा फिनोमिनन हो जाएगा उसमें? रिफ्रैक्शन। लेकिन आपको वो चीज दिखाई दे रही है, ये कौन सा फिनोमिनन है? रिफ्लेक्शन। मुझे आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होऊंगा तो आपको मेरे अंदर से भी दिखाई देगी चीजें, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ आ रही? अब दूसरी साइड दिखाई दे तो वो रिफ्रैक्शन है। हाँ जी, और जो अगर आप दोनों कर रहा है, रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, रिफ्रैक्शन। और अगर आपके में दिख रहा हो तो रिफ्लेक्शन। हाँ जी, रिफ्लेक्शन। हाँ जी। मैं भाभी के चश्मे में खुद को देख सकता हूँ, दिस इज रिफ्लेक्शन। मैं उसकी आंखें भी देख सकता हूँ, दिस इज रिफ्रैक्शन। समझ आ गई? तो मेन जो हम रिफ्रैक्शन का पार्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए बच्चे? ट्रांसपेरेंट। मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। दिस शुड बी, मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तो रिफ्रैक्शन होगी, अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम भी बच्चे कई तरह के होते हैं। तुम बताओ मुझे, आपके पास है वैक्यूम, आपके पास है एयर। अभी क्या होगा बच्चे? 10 मिनट और लेट आ जाते हैं। बारिश आ रही है? चलो वैक्यूम, वैक्यूम, एयर, आपके पास है बच्चे वाटर, आपके पास है बेटा ग्लास। मोनिका, क्या ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है? क्या ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है? यस सर। बंद कर दो, बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। लाइट आ गई। ठीक है बच्चे, ये सारे के सारे आपके मीडियम क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इन सब में क्या डिफरेंस है? दक्ष, आप बताओ, आपके हिसाब से इन सब में लाइट सबसे ज्यादा तेजी से या इजीली किससे पास कर सकती है? एयर से। मेरे हिसाब से वैक्यूम। वैक्यूम हो जाएगी नहीं सर। सर, वैक्यूम से, उसके बाद एयर से, फिर वाटर, और सबसे मुश्किल पास करेगी ग्लास। इसका मतलब जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसकी डेंसिटी पे बहुत बड़ा एक फैक्टर उसकी डेंसिटी है किसी भी लाइट को उसके अंदर से पास होने के। समझ आ गई? लाइट को सबसे ज्यादा हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ मिलेगी? ग्लास में। उससे थोड़ी कम वाटर में, उससे थोड़ी कम एयर में, और वैक्यूम में तो किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं। ठीक है? तो लाइट की स्पीड बताओ,
वैक्यूम में क्या होगी स्पीड? Maximum. मैक्सिमम कितनी होती है? 3 × 10⁸ और ग्लास में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एयर में भी कितनी? तो 3 × 10⁻⁸ मान लेते हैं बच्चे हम एयर में भी 3 × 10⁸ होती है, बट एक्चुअल में नहीं होती है। एक्चुअल में किस में होती है? ये वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸। क्लियर है बच्चे? सर एयर में भी सेम क्यों लेते हैं पीरियड में? एयर में तो बहुत ऑब्स्ट्रक्शन आती है। अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं बच्चे, हम मान लेते हैं। सारा में सेम है सर, वो स्पीड होएगी। यार फिर वही बात तेरे को मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम होती है, यहाँ मिनिमम होती है, सेम कैसे होगी लाइट की स्पीड? अगर मान लो सर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ एयर, तो हम क्या लेंगे? देखो बच्चे, अगर आपको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, वैक्यूम 3 × 10⁸, हमेशा वैक्यूम और एयर लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर हो जाए आपके लिए कि वैक्यूम और एयर में से बताओ, तो फिर आप बोलो वैक्यूम में स्पीड ज्यादा है, एयर में स्पीड क्या है? कम। अगर स्पीड ले लें तो व्हाट इज द स्पीड 3 × 10⁸। दोनों की अलग दोनों अलग की सेम है बच्चे, इसकी 2.9873 कुछ ऐसा, थोड़ा सा फर्क। ठीक है बच्चे, इसका मतलब अगर आप क्या है, अगर आप किसी जगह से सीधा ट्रैवल कर रहे हो और आपको ऑब्स्ट्रक्शन फेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे हम क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यही लाइट के साथ है, जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की क्या चेंज होती है बच्चे, क्या चेंज होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम की? डेंसिटी। और एक्चुअल में इस डेंसिटी को आप कौन सी डेंसिटी बोलते हो? ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी डेंसिटी है? एक ऑप्टिकल मीडियम की। ऑप्टिकल मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जो अपने अंदर से क्या पास करने देता है? लाइट पास करने देता है। ठीक है बच्चे, तो जब आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कितने हैं बच्चे ट्रांसपेरेंट मीडियम्स? 2, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। तो लाइट क्या करेगी? लाइट अपना रास्ता क्या करेगी? बेंड। सर ट्रांसमिशन मीडियम में भी सेम है। हाँ जी, ट्रांसमिशन मीडियम में भी सेम है। बता रहा हूं। When light travels through two transparent mediums of different optical density, light will bend. Light will change its direction. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट अपना रास्ता चेंज करे जब वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करे जिनकी डेंसिटीज क्या हो? डिफरेंट। जैसे जैसे हवा से ये ग्लास, दोनों की डेंसिटी अलग है। अब वर्ड ऑप्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि लाइट हवा से भी पास कर सकती है और ग्लास से भी। इस दीवार की ऑप्टिकल डेंसिटी हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सा मीडियम नहीं है? ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी कंसीडर होगी? जो मीडियम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? When light passes through transparent medium with different optical density, light will bend. लाइट बन, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन। सर ऑप्टिकल डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है बच्चे, इट इज अ डेंसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ लाइट। अलग अलग चीजें, बाकी अपने को करना नहीं है इसकी डेफिनेशन, ये समझने के लिए है। ठीक है, डेंसिटी भी क्या है? हाँ जी, ओके। लिखो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज क्या है रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन change in speed of light as it passes from two transparent mediums with different optical density. Change in speed of light, change in speed of light as it passes through two transparent mediums with different optical densities. And passes Through two different transparent mediums with different optical density. मतलब जब लाइट दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करेगी तो लाइट अपना रास्ता क्या करेगी बच्चे? चेंज करेगी। लाइट अपना रास्ता क्या करेगी बेटा? चेंज करेगी, बेंड करेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लक्ष्य क्लियर है? अब बेटा देखो, ऐसे तो धीरे धीरे ना तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा ये, बट मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ याद करने का तरीका। देखो क्या होता है, मान लो मैं बहुत तेजी से बाइक चला रहा हूँ और एकदम से मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो बाइक क्या होगी? ऐसे होगी, यस और नो, है ना? और यही अगर मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ और एकदम से स्पीड बढ़ा दूँ तो बाइक क्या करेगी? ऐसे ऊपर उठ जाएगी। ये दो कंसेप्ट ठीक है, सही है ना? ब्रेक लगाते हो तो एकदम से आगे जाओगे, पीछे से उठेगी बाइक, और एकदम से एक्सेलरेट करोगे तो बाइक क्या करेगी? आगे से।
ये दो कंसेप्ट सही है। चलो अपन डायग्राम बनाते हैं, फ्री हैंड डायग्राम बनाने अभी स्केल्स कुछ मत यूज करना। मान लो एक लाइट पास कर रही है बच्चे कहां से, एयर टू वाटर, ठीक है बुरी ना। इन दोनों में से डेंसर मीडियम कौन सा है? वाटर, एयर क्या है? रेयर मीडियम। पानी का स्पीड किसमें ज्यादा है लाइट की, एयर में वाटर में? एयर में ज्यादा है, ठीक है। अच्छा यहाँ जो मेरी लाइट आती है बच्चे, इस रे को मैं कौन सी रे बोलता हूँ? लास्ट ईयर वाली इंसिडेंट। कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल रे। मैंने पिछली बार भी बताया था ऑप्टिक्स के अंदर जितनी डॉटेड लाइंस है वो सब क्या है? इमेजिनरी। जितनी हार्ड ये सॉलिड लाइंस है वो क्या है? रियल। जहां भी डॉटेड लाइन बन रही है मान लो कि तुम सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, ये वर्चुअल है, ये रियल में नहीं होगा। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके। एयर से वाटर में स्पीड क्या हो गई? कम या ज्यादा? कम हो गई। बाइक तेज चल रही है, एकदम से क्या लगाने पड़े? ब्रेक। तो लाइट, मेरी जो लाइट थी वो क्या जा रही थी? सीधी जा रही थी बेचारी, यस और नो? लेकिन इस पे लग गए ब्रेक और लाइट इधर क्या कर गई? बेंडिंग। कोई लॉजिक नहीं है इसमें, वैसे याद करने का तरीका। तो हम क्या करेंगे? रेयर टू डेंसर में जाओगे तो लाइट किधर बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी तो तुमने बना दी, जो मैंने डॉटेड बनाई है ध्यान रखा करो बच्चे, वो डॉटेड बनानी है, जो सॉलिड बनाई है वो सॉलिड बनानी है। अभी कोई बात नहीं, मनमीत हो। अब ध्यान से सुनना, अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ नहीं आई तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगी। ध्यान दो, इस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोबारा वही ग्लांसिंग एंगल है जिसको आप कंसीडर नहीं करते। अगर ये एंगल गिवन हो तो इसमें से माइनस कर लो, 90 में से माइनस कर लो। ये वाला एंगल ग्लांसिंग एंगल होता है, अगर ये दिया हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 में से माइनस कर लो। ये वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ध्यान देगा बच्चे। इसमें ग्लांसिंग एंगल कौन सा होगा? यार इसमें क्यों होगा? लाइट तो यहाँ इंसिडेंट है। सुनो, लाइट सीधी जानी थी, इधर बेंड कर गई। क्या मैं कह सकता हूँ कि लाइट इतनी बेंड कर गई? इस एंगल को क्या बोलोगे आप? डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन ग्लास एंगल कौन सा होता है? ग्लांसिंग एंगल ये एस है। लाइन सीधी जा रही थी, इधर हो गई, इतना डेविएट हो गई, डेविएट हो गई, इतनी मुड़ गई लाइट, इतने एंगल से मुड़ गई, ठीक है। चलो एक और डायग्राम बनाए। अब क्या बनाए बच्चे? उल्टा बना दें, मतलब ग्लास से किसमें जा रही है? मान लो एयर में जा रही है। ये मेरी लाइट है, कौन सी रे बनाए यहाँ पे? नॉर्मल रे बच्चे। अब क्या करें बोलो, क्या करें? ये लाइट क्या जानी थी? डॉटेड बनाऊं सॉलिड बनाऊं? डॉटेड। इस लाइट में यही रास्ता लेना था, लेकिन एकदम से स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, ज्यादा हो गई। आराम आराम से चल रहे थे ग्लास में, एकदम से स्पीड बढ़ा दी तो लाइट ने अपना मुंह ऊपर उठा लिया, ठीक है बच्चे। रे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टू रेयर, स्पीड बढ़ गई। ठीक है। ओके, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये सेम ही रहेगा बच्चे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओगे? हाँ, ग्रीन और नहीं, रेड और ग्रीन, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच। अब डेल्टा कितना होगा? लाइट सीधी जा रही थी, इधर चली गई, तो ये एंगल कितना हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। कई बार है ना क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, एक बार पेपर में आया था, पूछ रहे एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। बच्चा कह देता है क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ होता है? प्रिज्म में होता है। तो बच्चे लिख दे देयर इज नो एंगल ऑफ डेविएशन, या एंगल ऑफ डेविएशन इज 0। ऐसा कुछ नहीं लिखना है, समझ आ गई?
ठीक है बच्चे, सर ये तो 2 कोई डिविएशन होती है कभी तो आपका कह देते हैं कि वो डिविएशन तो प्रिज्म की होती है, आगे पढ़ेंगे अब। तो बच्चा कह देता है इसमें डिविएशन होती नहीं है, डिविएशन हर जगह होती है जहाँ लाइट अपना रास्ता क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, ये समझ आ गई मेरी बात? ओके, अगर मैं एक चीज लिख रहा हूं, अगर समझ ना आए तो बता देना। इस केस में एंगल आई इज मोर देन एंगल आर। यस सर। एंगल आई इज मोर देन एंगल आर, क्योंकि लाइट सीधे की बजाय इधर होगी तो एंगल अपने आप क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन इधर क्या है, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। जो है डायग्राम है वही लिख रहा हूं मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा। चलो एक चीज ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना एक चीज, ये वाला जो एंगल है ये वाला और जो ये पूरा एंगल है, क्या ये वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। मतलब I इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा, I इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा। तो बच्चे क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि I माइनस आर इक्वल्स टू डेल्टा? कोई दिक्कत नहीं, I इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, I माइनस आर, और सेम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस। बड़े में से किसको माइनस कर देना है, छोटे एंगल को माइनस कर देना है। और अगर लाइट सीधी चली गई तो I और R दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है बच्चे, ये जा रही है रेयर टू डेंसर, ये जा रही है डेंसर टू रेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, रेयर टू डेंसर जा रही है तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा, आई। अब इसको याद करने का तरीका बताओ, जहां स्पीड ज्यादा है वहां एंगल भी क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। ठीक है, एयर से वाटर में जा रही है, एयर में स्पीड क्या है, ज्यादा, तो आई की वैल्यू क्या है, ज्यादा। ग्लास से एयर में आ रही है, एयर में स्पीड क्या है, ज्यादा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। ठीक है बिल्कुल यस सर। क्लियर है बच्चे? क्लियर, जो मैं सौखा तरीका है, आप फालतू की यार जमेलों में नहीं। ठीक है, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है बच्चे, अगर लाइट बनाना मत तुम, ये सिर्फ मेरे लिए, अगर लाइट पास कर रही है एयर टू एयर और लाइट स्ट्राइक कर रही है ऐसे, तो लाइट क्या करेगी, कोई दिक्कत सो नहीं नो इंसिडेंट्स, ना, क्यों नहीं है? सॉरी I equals to R, delta equals to no refraction। समझ आ गया? तो नो रिफ्रैक्शन का केस कब होगा, मतलब medium is same। व्हेन द मीडियम इज सेम, या दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, सेम है, या लाइट सेम मीडियम से ट्रैवल कर रही है। तो लिख लो कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन या जीरो डेविएशन, जो मर्जी लिख लो, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन या जीरो डेविएशन, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन और जीरो डेविएशन। पहली कंडीशन खुद लिख लो, when the light travels through the same medium, when the light travels through the same medium। इससे बहुत औखे क्वेश्चन आए हैं इस बार रिफ्रैक्शन चैप्टर में। when the light travels through the same medium, when the light travels through the same medium। सर वो सारे करवाते हैं, कुछ बचे ना। जब कुछ बच्चे छोड़ दो तो ऐसा वाली कुछ भी नहीं है, बट कहते हैं ना अप्लाई होते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या आ गया, लेंस और ग्लास लैब मिक्स हो गया। लेंस करवाते हैं, ग्लास लैब कराते हैं, ग्लास लैब और प्रिज्म कराते हैं। अब लेंस और ग्लास लैब आ गया है, सौखा ही, कोई चक्कर नहीं, बट बच्चे ने ट्राई किया ही नहीं, बस सिंपल, बस कुछ भी तुक्के मार के आ गए। बना के देखेंगे तो साथ ही साथ क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब दूसरा आएगा, दूसरा बच्चा, बेटा तुम ये मान के चलो कि तुम्हें 11th 12th का मटेरियल भी मिलेगा। अब जो बच्चे 11th 12th में गए हैं, तुम्हारा नोट कोई भी गया, अगर वो साइंस कर रहा है ना वहाँ पे, तो तुम उसे फोन करके पूछ लो कि क्या तेरी मदद हो रही है 10th में जो तुमने पढ़ा, बच्चा अपने आप तुम्हें बता। ठीक है, बेफालतू में फाउंडेशन कोर्स यहाँ करना वहाँ करना, ये ऐसी फाउंडेशन ही है तुम्हारी, इतने औखे चैप्टर्स है, इतना सिलेबस है, सब हो जाएगा इसके अंदर। बच्चे जब लाइट ऐसे ट्रैवल करती है ना, कितने डिग्री पे लग रही है लाइट, 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। नॉर्मल भी क्या बनेगी, यही बनेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। ये 0 है तो रिफ्रैक्शन भी हो गया 0, ये दोनों 0 है तो डेविएशन भी हो गई 0। एक ये केस, when angle of incidence is 0 or light strikes at 90 degree to the surface,
when angle of incidence is 0, Angle of incidence is 0 और light strikes at 90 degree to the surface. When angle of incidence is 0 और light strikes at 90 degree to the surface. When angle of incidence is 0 और light strikes at 90 degree to the surface. ठीक है बच्चे? इस पे एक क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या लाइट की स्पीड चेंज हुई है? स्पीड तो चेंज होएगी। रिफ्रैक्शन में नहीं हुई। होएगी वो क्या सर। होगा सर, बॉटम में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, मॉलिक्यूल्स आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। होएगी सर, चेंज होएगी सर। लाइट तो पास हो रही है ना सर, रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? लाइट सर स्पीड ऑफ लाइट इस इंडिपेंडेंट है सर। सर अपने को Will मतलब change. सर मत ये मतलब तो है ही नहीं सर, अपने को क्या रिफ्रैक्शन हुई है कि नहीं? कई बच्चे मीडियम पता है चेंज हुआ है क्या? सर, मीडियम कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि स्पीड लाइट की चेंज होने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नहीं, मीडियम चेंज हुआ, स्पीड चेंज हो। रिफ्रैक्शन का कारण स्पीड चेंज है, स्पीड चेंज का कारण रिफ्रैक्शन नहीं है। मीडियम समझ आ गए? तुम्हारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, इसका क्रेडिट मैं ले सकता हूँ, लेकिन हर अच्छे नंबर वाले बच्चे का क्रेडिट मैं ले नहीं सकता। तो सेम ये केस, सर ये स्पीड ऑफ लाइट का फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्शन। ये चेंज होगा। ये लिख लो, नोट कर लो, क्वेश्चन आया था एक बार, ऐसे 90 वाला डायग्राम था और पूछा गया इज देयर एनी रिफ्रैक्शन, बच्चे ने लिख दिया नो। अगला क्वेश्चन था इज देयर एनी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, बच्चे ने लिख दिया नो बिकॉज देयर इज नो रिफ्रैक्शन। ना ऐसे बटन में गया स्पीड तो चेंज होगी। ठीक है बच्चे, तो दो फैक्टर कर लिया अपने जहां रिफ्रैक्शन हमारी कवर हो जाएगी सी। ठीक है, चलो एक बॉडी है 100 kg, एक इंसान है 100 kg का, एक इंसान है 50 kg का, मोटा कौन होगा? बात नहीं हो मतलब ठीक है, एक दिमाग में तो 100 kg वाला ही चलेगा यार, प्रैक्टिकली सोचा जाए, है ना। एक के नंबर है 90%, दूसरे के नंबर 50% है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? 90%। सर नहीं जज कर सकते सर, नॉलेज जज होती है। मतलब नॉलेज यार, थ्योरेटिकल बातें मत करो ना, प्रैक्टिकली तो उसी से ही जी जरूरी करते हैं। सिंगल पीस मतलब वैसे भी तो यार, ये तो अब तुम लोग बहुत ज़्यादा उसको सोच रहे हो। नॉर्मली तो आप यही कहते हैं, तुम्हें कोई बोले 90% आया, आप बोलो वेरी गुड, चाहे वो क्लास फर्स्ट में आएगी, है ना। ऐसे ही मान लो रुद्र के घर पे इतने रिश्ते आ गए, सक्षम के घर पे इतने रिश्ते आ गए, कौन ज़्यादा स्मार्ट है? ऑब्वियसली वो, है ना। तो ऐसे ही बच्चे, लाइट कितनी बेंड करेगी और कितनी बेंड नहीं की है, हर बार आप चीज़ें ऐसे काउंट कर करके और देख नहीं सकते। तो उसके लिए एक पैरामीटर है बच्चे, जिसका नाम रखा गया है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी वैल्यू से बता रहा हूँ, एक सेकंड का, इसकी वैल्यू से तुम बता सकते हो कि लाइट कितनी रिफ्रैक्ट कर रही है, लाइट की स्पीड चेंज कितनी हो रही है, लाइट में कितना डेविएशन हो रहा है ना, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल गई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है। ये वो चीज़ है जो तुम्हें बताएगी कि रिफ्रैक्शन क्या है। हाँ जी बच्चे, नहीं अलग है, समझ आ गई? ये आपके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी पार्ट है। रिफ्लेक्शन के लॉ याद है, I इक्वल्स टू R। दूसरा था इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, ये सब क्या होने चाहिए? सेम। यहाँ भी वो एक तो सेम ही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड की जगह क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल रे शुड लाई इन द सेम प्लेन। इसको कैसे समझेंगे कि अगर इंसिडेंट यहाँ है तो नॉर्मल यही होनी चाहिए, रिफ्रैक्टेड भी यहाँ होनी चाहिए। ऐसे नहीं है इंसिडेंट यहाँ हो गई, नॉर्मल यहाँ बन रही है, रिफ्रैक्टेड कहीं और बन रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, वो है बच्चे कौन सा लॉ? स्नेल्स। कौन सा लॉ बच्चे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है अगर आप किसी भी मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट। मतलब 10 डिग्री पे कितनी रिफ्रैक्शन है, 20 पे कितनी है, 30 पे कितनी है, 40 पे कितनी है, निकालनी, और साइन उन एंगल्स का किया तो हर बार वैल्यू आपकी क्या आएगी? सेम।
जैसे वी आई ग्राफ में रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या आती थी, सेम। ओम्स लॉ किया था ना, वी और आई की जितने बार डिवाइड करोगे हर बार रेजिस्टेंस क्या आएगा, सेम। आपने क्या किया, मान लो ये इंसिडेंट है, इसका ये रिफ्रैक्शन है, ये इंसिडेंट है, इसका ये रिफ्रैक्शन है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्शन है। सारे इंसिडेंट एंगल अलग लिख लिए, उनके नीचे उनके रिफ्रैक्शन लिख लिए, दोनों की साइन आई कर लिया, डिवाइड कर लिया, हर बार वैल्यू क्या आएगी, सेम। हर बार वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसको बोलते हो आप म्यू। म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दोनों में से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट तुम्हें बताइए, वो कोई लिखना जरूरी नहीं। समझ आ गई? हर दो मीडियम का साइन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा विभू जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भाभी बच्चों को एग्जॉस्ट बंद करके, आपका भी पागल है, एसी चला रखा है, एग्जॉस्ट कर क्या फायदा, चार एसी लगाने का। बेटा ये नहीं, इधर ऊपर ऊपर वाली बटन डिवाइड बाय 2 करें, नहीं, इधर एसी तीनों चल रहे हैं। तीनों ओके, क्लियर है बेटा, ये स्नेल्स लॉ क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दर्शन कह रहा है कि यार कुछ भी बोले जा रहे हैं, अब डी लेके थोड़ी बैठे रहेंगे, कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल ऐसे वैसे बन रहा है। तो एक सौखा तरीका और कर दिया अपने म्यू के लिए। म्यू इक्वल्स टू बच्चे सी अपॉन बी। इसी को अगर याद हो, सी वाज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम और एयर। क्या होती है इसकी वैल्यू, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्मॉल v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, कोई जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। समझ आ गई? चलो एक क्वेश्चन देता हूं। अगर ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप ग्लास का म्यू निकालो, जल्दी करो। ग्लास का क्या दिया आपने, म्यू हाँ, वैल्यूज पुट करो। 1.2 1.33। देखो ये गड़बड़ हो जाएगी, इसमें पॉइंट बड़े जरूरी है। चेक कर लो दोबारा क्वेश्चन। 1.2 और से चेक करो, ये 1.2 क्या है, 1.2 1.2 1.2 आएगा, 1.2 1.3। नहीं सर, बोलो ऊपर क्या लिखूं, 3 into 10⁸, नीचे 2.5 into 10⁸, कैंसिल हो गए। 3 upon 2.5 मतलब 30 upon 25 क्या आ गया, 6 upon 5, आंसर आ गया 1.2। यूनिट नहीं होगा ना इसका कोई भी, ये तो क्या है, रेशियो। 2.25 लिया था, क्यों मैंने तो 2.5 लिया। क्लास का 2.25 इतना मर्जी अपने को क्या मतलब, अपने को तो जो दिया होगा, क्योंकि ग्लास के कई सारे होते हैं ना बच्चे, ग्लास है, सिंपल ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है आपके पास, है ना, तो अलग अलग होते हैं। तो जो टीचर देगा आपको उस हिसाब से लेंगे, अपने को कोई याद नहीं करना। क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर है? ओके बिल्कुल। अगर मैं लिख दूं म्यू इज 1.2, इससे तुम क्या समझे, C upon V is equal to 1.2। वेरी गुड, C upon V equals to 1.2 और कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Sir, 3 into C equals to 1.2 into V। Yes, is it clear? सर बोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1. चलो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सौखा तरीका समझ आ रहा है। C upon V is 1.2, yes or no? Yes or no? क्या मैं 1.2 को लिख सकता हूँ 12 upon 10? Yes sir. क्या मैं 1.2 को लिख सकता हूँ 6 upon 5? थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ V equals to 5 upon 6 into C। यस सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है? क्या मैं इसको ये भी लिख सकता था पहले ही, V equals to C into 1 upon 1.2? यस सर। सही है, कोई चक्कर नहीं है इसमें।
तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन हो और तुम्हें पूछा जाए कि बताओ इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो, तो तुम पहले करोगे C/V इक्वल्स टू 1.2, क्या करोगे 1.2, और उसके बाद तुम क्या कर दोगे बच्चे, V इक्वल्स टू 1/1.2 इंटू C। तो अब क्या बोलोगे आपका, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज, बोलो 1/1.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन, बोलो बच्चे, वेलोसिटी इन एयर। तो वो लिखे वॉल्यूम वेलोसिटी इन मीडियम is 1/1.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन एयर। मतलब मीडियम में स्पीड क्या हो गई आपकी, कम हो गई। समझ आया? ओके, अगर मैं ये लिख दूं तो म्यू इक्वल्स टू 2, अब क्या लिखोगे, वेलोसिटी इन मीडियम इज, क्या लिखोगे 1/2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम। समझ आ गया? तो समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कितनी टाइम्स आपकी स्पीड क्या हो गई, कम। ठीक है बच्चे, आप एक क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब लाइट किस में चल रही है, या तो एयर में चल रही है या किस में चल रही है, वैक्यूम में। सर कम कैसे होगी सर? मीडियम आता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5, तो मीडियम में स्पीड कितने टाइम्स कम हो गई, 1/5। सॉरी, कितने टाइम्स हो गई, 1/5 टाइम्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 है तो कितनी हो गई, 1/10 टाइम्स। सर मतलब हम अगर हमें कैसे पता चलेगा बढ़िया है या कम हुई है, ये पूछ रहा हूँ। कम ही हो रही है ना, C/V में सबसे ज्यादा किस में होगी, C में, बस फिर कम ही हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। सर जो अर्थ तक आते हैं सन की, उनकी तो बहुत कम हो जाती है। देखते हैं क्या होता है, हम तो एयर और रोशनी सेम ही लेके चल रहे हैं, पर देखते हैं क्या होता है। ठीक वैसे है? सर जो सन है उसे डेंसिटी नहीं होगी। नहीं, कुछ अलग है बच्चे, उसमें थोड़ा सा अलग कुछ कंसेप्ट चलेगा, मैं बता रहा हूं। चलो ध्यान से सुनो बच्चे, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाते हैं आपको। अपन ने क्या किया था 8th स्टैंडर्ड में, अगर तुम्हें याद हो, अपन ने प्रिज्म का डायग्राम किया, याद है कुछ? यस, विबग्योर वाला याद है सबको? यस, पक्का? यस। कच्चा अच्छा, क्या बोले जा रहे हैं? नहीं यार सर ठीक है, ये क्या था बच्चे, प्रिज्म। प्रिज्म पे क्या लगती है बच्चे, वाइट लाइट, और ये कितने कलर्स में स्प्लिट होती है, 7। ये मेरा पहला कलर है जो इतना नीचे चला गया, ये वाला कलर है जो थोड़ा सा क्या रहा, ऊपर रहा, और ये जो मेरी लाइट है ये क्या जानी चाहिए थी, सीधी जानी। सर साहिब भी एब्सेंट है, टेस्ट था मैं कहता हूँ तैयारी नहीं थी। हाँ जी बच्चे, तो क्या बोल सकते हैं कि लाइट की रिफ्रैक्शन हुई है यहाँ पे, हुई है, क्योंकि लाइट ने अपना रास्ता क्या कर लिया, बेंड कर लिया। क्या कर लिया, रास्ता बेंड कर लिया। 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, जो हुई है। इसके बीच में कितनी और लाइंस आएंगी, मतलब सारी नहीं बनाना है ना, 1 2 हो गई, 3 4 5 6 और 7, सातों आएंगी, इसी पॉइंट से आएंगी, ये भी अपने को पता है। चलो किसी को सीक्वेंस याद है, ये कौन सी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अंशुल, कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है? अंशुल आप बताओ, कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है? वायलेट, क्योंकि वायलेट यहाँ से इतना डेविएट हो गया, रेड से ये डेविएट कम हुआ ना, डेविएट रेड। किसकी रिफ्रैक्शन कम हुई है, रेड की। स्पीड किसकी कम चेंज हुई है, रेड की। जिसकी स्पीड ज्यादा चेंज होगी वो तो ज्यादा डेविएट कर जाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डेविएट करेगा। समझ आ गई? बड़ी गाड़ी है, पूरी स्पीड से चल रही है, उसकी गाड़ी स्पीड चेंज कर सकते हो, सबका मतलब ही नहीं है ना। और कोई मेरे आप जैसा भाग रहा है, जितनी मर्जी भागता है, उसकी स्पीड चेंज करना क्या हो जाएगा, 100। समझ आ गई बच्चे? धीरे कोई चीज़ चल रही है, उसकी स्पीड चेंज करनी बहुत सौखी है। तेज कोई स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड चेंज करनी औखी है। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चल गई। पहली चीज़ क्या, वायलेट की डेविएशन हमेशा क्या होती है, ज़्यादा। रेड की डेविएशन हमेशा क्या होती है, कम। 2 चीज़, एक चीज़ तो ये पता चल गई। दूसरी हमें ये पता चल गया रेड की स्पीड क्या होगी,
कम चेंज होगी, वायलेट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा चेंज होगी। ये कुछ नहीं बनाना बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है नोट, इससे हर पेपर में बच्चे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। सबसे पहले देखो, स्पीड ऑफ ऑल कलर्स remains same in vacuum or air। सेम की जगह इक्वल वर्ड भी यूज कर सकते हो, बेटर है, इक्वल यूज करो, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑल कलर्स रिमेन्स इक्वल इन वैक्यूम और एयर। रेड की स्पीड क्या है वैक्यूम में, 3 into 10 उसके बाद 8। वायलेट की, इंडिगो की, वैक्यूम की स्पीड ब्लू ज़्यादा की, नहीं होगी। ऑरेंज की, थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन हम इग्नोर करते हैं वैक्यूम में रहेगा। अब बार बार ये मत उठाओ मुद्दा कि यार एयर में तो फ्रिक्शन होगा, वैक्यूम में नहीं होगा, हम इग्नोर कर रहे हैं उसको। सेम, ठीक है। लेकिन बट स्पीड चेंजेस इन अ मीडियम अदर देन, हाँ जी, अदर देन क्या है, थोड़ा सा फर्क हवा में भी पड़ता है, बट आप इग्नोर करेंगे उसका, ठीक है जी। सो इन मीडियम, कोई भी और मीडियम होगा, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, रेड की, और सबसे कम किसकी होगी, वायलेट। किसी भी मीडियम में क्वेश्चन आया था एक बार, है ना, रेड की कंपेयर स्पीड ऑफ रेड कलर एंड वायलेट कलर इन वैक्यूम, आंसर क्या आएगा, 1:1। आंसर क्या आएगा, 1:1। बच्चे ने लिख दिया रेड की स्पीड ज़्यादा होती है, वायलेट की कम होती है, गलत हो गया। हाँ, वो भी सही अपनी जगह, क्यों, क्योंकि मीडियम में तो कम ज़्यादा होती है। मान लो कि मैं ग्लास से वाइट लाइट पास करा रहा हूँ, तो रेड कलर की स्पीड ज़्यादा होती है, वायलेट की स्पीड क्या होती है, कम। इसलिए रेड कैसे यार, कमाल हो गई। ज़्यादा। अच्छा एक सेकंड, मेरे पास हाथ में गोली है, मैं तेरी तरफ गोली मारता हूँ, है ना, मैं तेरी तरफ गोली फेंकता हूँ, ठीक है, और एक मैं शूट करता हूँ गोली से, किसकी स्पीड चेंज कर सकता है तुझे, कम वाले की, ज़्यादा वाले की, ऐसे वाले की। हाँ, तो जिसकी स्पीड कम है उसकी डायरेक्शन कोई भी चेंज कर देगा। पार्टिकल के पास वायलेट पास करने लगता है, स्लो चल रही है लाइट, पार्टिकल चले यहाँ मुड़ जाएगा, कम होगा भाई। मैंने कहा था वायलेट की डेविएशन ज्यादा है क्योंकि उसकी स्पीड कम है, ज्यादा चेंज होगी। वायलेट की स्पीड ज्यादा चेंज हुई है, ये मैंने बोला है। रेड की स्पीड कम चेंज हुई है क्योंकि रेड इतनी ज्यादा स्पीड से चल रहा है कि उसकी स्पीड जल्दी से चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, समझ आ गया मुझे, ये लाइन समझ आई, बट स्पीड चेंजेस इन अ मीडियम अदर देन एयर। देखो बच्चे, क्या होता है, कोई चीज़ अगर स्लो चल रही है ना, तो उसकी स्पीड कम है किसी की, तो उसे डेविएट करना आसान है, मतलब उसकी स्पीड में चेंज करना भी क्या है, बड़ा सौखा है। लेकिन अगर कोई बहुत तेज़ी से चल रहा है, ना ही तो उसकी ज़्यादा डायरेक्शन चेंज कर सकते और ना ही उसकी स्पीड में आपको चेंजेस ला सकते। समझ आ गई? तो रेड कलर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्पीड चेंज कम होती है। वायलेट की स्पीड ज़्यादा कम है, इसलिए उसकी चेंजेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्शन वायलेट की ज़्यादा हो जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एयर और वैक्यूम को छोड़ दो तो बाकी जितने ट्रांसपेरेंट मीडियम है सब में रेड की स्पीड क्या रहती है, ज़्यादा। डायनेमिक में किसकी स्पीड ज़्यादा है, रेड। ग्लास में रेड, वाटर में रेड। वैक्यूम और एयर में किस कलर की स्पीड ज़्यादा है, आप बोलोगे ऑल कलर्स द सेम स्पीड। क्लियर है? ये समझ आ गई मेरी बात? इज इट क्लियर? चलो, अब लास्ट ईयर ये रिलेशन याद है किसी को, लैम्डा इनटू वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एफ, की थी पिछले साल ये रिलेशन। ठीक है, बस ऐसे ही याद तो इसको रखनी पड़ेगी क्लास में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है बच्चे, कांस्टेंट। जितनी मर्जी चीजें चेंज होती रहे, स्पीड चेंज होती रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है बच्चे, सोर्स पे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। सूरज है, कैंडल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है ना, चांद है, सूरज है, जो मर्जी है, फ्रीक्वेंसी उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। अर्शदीप, इक्वल टू और कांस्टेंट मिलके क्या लिख सकते हो आप इसमें,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ भी क्या है, ज्यादा। समझ आ गई? तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा निकल के आएगी, किस कलर की बच्चे, रेड कलर की, और किसकी वेवलेंथ कम होगी आपके पास, वायलेट। वेवलेंथ मतलब लेंथ ऑफ वेव मुझे वायलेट की ज्यादा सी रहते हैं। कैसे ज्यादा वायलेट की? मैंने तो बात ही नहीं की भी किसकी वेवलेंथ है, मैं तो पहली बार देखा है वेवलेंथ। रेड की क्या ज्यादा है बच्चे, स्पीड और वेवलेंथ क्या रहते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड सोर्स पे डिपेंड करती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। पता है क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए अगर स्पीड कम हो रही है ना तो वेवलेंथ भी कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। मतलब एफ और लैम्डा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम है। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी रेड की कम होगी ज़्यादा होगी ना, रेड की स्पीड कम ज़्यादा होगी बोल सकते हैं, वेवलेंथ कम ज़्यादा होगी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, रेड कलर की वेवलेंथ होती है बच्चे आपके पास, बोलो रेड की वेवलेंथ पता है किसी को, लगभग होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, एक रेंज होती है। मैं आगे कराऊंगा। वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है बच्चे, 4000 एंगस्ट्रॉम। रेड की स्पीड होती है 3 × 10⁸ हवा में, और वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ से इसकी क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ना, स्पीड से होती है। ध्यान से सुनो, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चे, मान लो उसे क्या f1, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो क्या आएगी f2। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली इनवर्सली। कैसे फ्रीक्वेंसी नीचे चला जाता है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। आपका अभी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम ही होती है, लोगों का फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ भी बढ़ती है। मैंने तो बोला फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मैं तो लिखे जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ती है। सर तो दोनों एक सेम सोर्स से आने का उनकी फ्रीक्वेंसी एक वही चीज मैं बता रहा हूँ, कोई वो कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए ये भी कहना है। समझ आ गई बच्चे? अब F1 और इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 3 × 10⁸, F2 और इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 3 × 10⁸। ये तो क्लियर है सबको? अब सुनो मेरी बात, जो ये बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं अगर लाइट, ये रेड लाइट वैक्यूम से कहाँ आ जाए, वाटर में, वैक्यूम से कहाँ आ जाए वाटर में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी कम, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कम हुआ, ये कम हो गया, ये तो सेम ही रहा। क्यों होगा कम? अगर ये भी कम हो गया तो डबल कम नहीं हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। तो जब वायलेट और रेड लाइट सेम सोर्स से आ रहे हैं, मान लो कोई भी सोर्स है सेम से आ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, जैसे 4000 से 8000 है पूरी वेवलेंथ विजिबल लाइट, ऐसे विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी इतनी से लेके इतनी फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ये सारे कलर्स हमें दिखाएंगे। ठीक है, वो एक बैंड बनता है, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी अपन नहीं बता सकते। एक मिनट, अभी बता रहा हूँ दोबारा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का भी चेंज नहीं होगी सर, अगर रेड की, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि रेड और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, मैं ये नहीं कह रहा भाई रेड की ये है तो वायलेट की भी सेम है ना, रेड की अपनी फ्रीक्वेंसी है, वायलेट की अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब मीडियम चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगी, स्पीड किस वजह से चेंज होगी, वेवलेंथ की वजह से। फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई मैटर नहीं है, फ्रीक्वेंसी रेड कलर की जितनी वैक्यूम में उतनी ही किस में रहेगी, वाटर में उतनी रहेगी, ग्लास में उतनी रहेगी, डायमंड में। वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा किस में होगी, वैक्यूम में, फिर डायमंड में, बीच में एक वाटर मिस कर दिया अपन। समझ आ गई? इज इट क्लियर? स्पीड चेंज होगी मीडियम के साथ, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम के हिसाब से चेंज नहीं होगी। समझ आ गई कोई बात? ये सही तरीके से बताओ। चलो एक मिनट सुनो, फिर ऐसे लिखो, मैं बताऊं। ये लिखो V = lambda into F, so V is directly proportional to lambda। पहले तो ये लिखो, ठीक है। उसके बाद ये लिखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स।
does not change with medium. अब पता है क्या था? तुम्हें पता है वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, और पेपर में पता है क्या क्वेश्चन आ गया? फ्रीक्वेंसी बतानी थी किसकी ज़्यादा है, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट, लेकिन स्पीड ऑफ रेड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वायलेट। ये किसका केस है बच्चे? किसने कहा बच्चे? मैंने कब बोला रेड और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सेम है? आपने तो कहा constant। ना, तो कांस्टेंट रहती है, मतलब एयर में जो है वही इसमें वही आगे है वही आगे है, फिर वही बात है। मैं कह रहा हूँ अनिका हर सिचुएशन में सेम रहती है, मैं कह रहा हूँ भाविक हर सिचुएशन में सेम रहता है। मैं कब कह रहा हूँ अनिका और भाविक दोनों सेम है? मैं कह रहा हूँ वायलेट की फ्रीक्वेंसी कहीं भी ले जाओ सेम रहेगी, रेड की फ्रीक्वेंसी कहीं भी ले जाओ सेम रहेगी। मैं कब कह रहा हूँ भाई वायलेट और रेड की फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है? तो कोई बोलेंगे दोनों की क्या सेम बोली है मैंने? स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी रेट ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी इसमें। इन्वर्सिटी होगा बच्चे। ये अगर वैल्यू बढ़ानी है और ये बढ़ रहा है, मान लो इसको तुझे कांस्टेंट रखना है, ई को क्या रखना है तुझे? कांस्टेंट। ये बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो रेड की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ हाँ, समझ आ गया? चलो दोबारा एक रिवीजन। वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा? रेड। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा? वायलेट की। स्पीड किसकी ज़्यादा? क्लियर है? अब जब मीडियम डेंस हो जाएगा, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? कम। स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। क्लियर है बच्चे की बात? ये आपका टॉपिक था, ठीक है? चलो मतलब नहीं, अगर डांसर हो जाए, कोई मीडियम डांसर हो जाएगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम, ठीक है? So 2 minutes rest। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, बाद में क्वेश्चन बनाएंगे। चलो सर कभी और। कॉपी नहीं करना। हैं? किसको? तो बेटा बार बार वो गेट खोलते रहते हैं, अब वो एग्जॉस्ट चलाओ, अब 5 मिनट में सारा एकदम ठंडा हो जाता है। 5 मिनट में एग्जाम। तो एग्जॉस्ट होने के 10 मिनट हुए होंगे, मुझे तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत है? 5 मिनट हो गए। हाँ तो बता नहीं क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है। अरे बच्चे गर्मी है ही ज़्यादा, सब करने लग रहा है, करेगा। ओके, ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो बेटा। विभू ने एक एक्सपेरिमेंट किया रेड लाइट यूज करके, और उसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। क्या मिला? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। और उसने फिर क्या किया, उस रेड लाइट को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चे? ब्लू लाइट से। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंजेस आएंगे रेड लाइट और ब्लू लाइट में? आएंगे? पहले बताओ स्पीड किसकी ज्यादा होगी? ये रिफ्रैक्शन का नहीं, इसका मतलब कोई मीडियम है, मान लो वो ग्लास है, ग्लास में बताओ दोनों में से किस कलर की स्पीड ज्यादा होगी? रेड। किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है रेड लाइट यूज करके, फिर इसने एक्सपेरिमेंट किया वायलेट लाइट या ब्लू लाइट यूज करके। तो तुम बताओ दोनों टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा या सेम आएगा? अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/V। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? म्यू ऑफ रेड। क्या आएगा? C/V ऑफ रेड। विच कलर? रेड।
और म्यू ऑफ ब्लू कलर क्या आएगा? सी अपॉन वी ऑफ विच कलर? रीना जी, स्पीड किसकी ज्यादा है, रेड की ब्लू की? रेड की स्पीड ज्यादा है, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ब्लू की स्पीड कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। या मैं ऐसे बोलूं कि रेड की स्पीड ज्यादा है इसलिए वो डेविएट क्या हो रही है? कम। ब्लू की स्पीड कम है इसलिए वो डेविएट क्या हो रही है? ज्यादा। तो इसका आंसर आएगा यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हिच कलर? ब्लू कलर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फिर से बता रहा हूं, रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। ब्लू कलर की स्पीड कम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर का होगा? वायलेट। सबसे कम किस कलर का होगा? ठीक है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन आया था, बच्चे ने क्या किया इसमें, लगभग सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। ठीक है, कोई सा बच्चा होता है जो ज्यादा ऐसे चीजों को उलझाता रहे। मुझे एक चीज़ समझ आई, जब रेयर मीडियम में आएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम क्यों आएगी? किसने बोला कम होगी यार? फिर वही बात है, मैं बार बार चलाया जा रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी भाई? इसमें अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज कभी भी नहीं होगी। इसमें फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी। सेम रहेगी, कोई चक्कर नहीं है। देखो, रेड और ब्लू की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है, लेकिन हर मीडियम में रेड की फ्रीक्वेंसी और हर मीडियम में ब्लू की फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। मतलब सर जो वी और वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ऑब्वियसली बच्चे, एक चीज को बार बार रिपीट करने से क्या हो जाएगा? बेटा यही देखना था बस। ट्यूशन है स्कूल की यार पता नहीं है। हो जाएगा। सुनो बेटा सुनो, ठीक है, अब अपने पास बच्चे सुन लो भाई, देखो अब आपके पास क्या आ गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? लैम्डा। तो क्या मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ? लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन क्या लिख सकता हूँ? मीडियम। क्यों? क्योंकि ये किसके बराबर था? C किसमें? वैक्यूम में अपॉन V किसमें? मीडियम में। मीडियम की फ्रीक्वेंसी लैम्डा मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैक्यूम की जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? लैम्डा। ठीक है, जब वहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनल है, इक्वल होता है, कांस्टेंट तो ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, F से F कैंसिल हो जाएगा। लिख लो चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप ये भी लिख सकते हो F V इक्वल्स टू F इंटू लैम्डा। तो ये क्या होगा? V upon F सारा लिख दो। ये क्या होगा? लैम्डा इन वैक्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम अपॉन नीचे क्या आएगा? लैम्डा इन मीडियम इंटू फ्रीक्वेंसी इन मीडियम। रुद्र, क्या ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी? फिर वही बात है, तो दोनों क्या हो गई? कैंसिल। दो डिफरेंट कलर होते तो नहीं होती सही। तो क्या बन सकता है? म्यू इक्वल्स टू CV की जगह में क्या अपनी अपनी कंडीशन तो सेम होगी। हाँ जी बेटा, एक ही लाइन जा रही है, क्या वैसे बस मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज कराता हूँ, तुम जान पूछ के उसमें घुसे चले जाते हो। फिर फ्रीक्वेंसी रेड और ब्लू की अलग अलग है। एक कलर की लाइट चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, कभी चेंज होगी। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया इसका? तीसरा हो गया ये। पहला क्या था? साइन I अपॉन साइन R। दूसरा क्या था? C अपॉन V। तीसरा हो गया लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन लैम्डा इन मीडियम। वैक्यूम भी लिख सकते हो और एयर भी लिख सकते हो। 3 फॉर्मूले हो गए, 7 फॉर्मूले हैं इसके। सर आपने C को नॉट इक्वल क्यों रख दिया? C को इनके मल्टीप्लिकेशन में इक्वल क्यों रख दिया? C क्या है? स्पीड इन वैक्यूम। हाँ, तो
वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? F = mv। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बढ़े आगे। इसका क्या मतलब है? ये ग्लास है, ये एयर है। Speed of glass with respect to glass. एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। speed of glass with respect to air. दोनों में से एक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसको बोलते हैं G या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, म्यू G विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है बच्चे, म्यू G अपॉन म्यू ए। किसी को दिक्कत हो इसमें तो बताओ। सर यहाँ पे ग्लास जो सेकंड मीडियम कुछ भी होते हैं, फर्स्ट टू सेकंड अपन ने तो लिख दिया, वैसे सेकंड मीडियम होता है। सेकंड इससे सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। नहीं, जो ये लिखा हुआ है आप उसी के साथ, हाँ मतलब ये सेकंड है, ये रिफ्रैक्शन इसमें होगी जी। ये तो कंडीशन है भी हर बार एयर ही फर्स्ट मीडियम होना चाहिए। वो फिर उधर हो जाएगा ना, ए यहाँ लिखा हुआ है। Absolute हो जाएगा, कौन हो गया? absolute। ओके, बेटा विद रिस्पेक्ट टू चीज क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं अपन, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं ना नीचे। किसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, उससे कंपेयर कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, कनिका जी म्यू जी का फॉर्मूला बताइए मेरे को। C अपॉन V G। क्लियर है बच्चे? मुझे यार ऐसे डबल फ्रैक्शन नहीं आता तो मैं यहाँ डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ। म्यू ए का फॉर्मूला बताना सेक्शन, म्यू ए का फॉर्मूला C अपॉन V क्या? ठीक है बच्चे, मुझे वो डिवीजन नहीं आता था इसलिए मैंने ये कर दिया, तुम्हें आता है तो डायरेक्ट करो। C अपॉन वी जी मल्टीप्लाइड बाई वी ए अपॉन सी, C से C कैंसल, तो जो म्यू जी ए मैंने लिखा है वो बन गया म्यू जी अपॉन म्यू ए, वो बन गया वी ए अपॉन वी जी। कोई फॉर्मूला नहीं है ये तो वैसे कंपैरिजन है। Speed of light in air upon speed of light in glass. एक बार लिखो फिर मैं इसका एप्लीकेशन बता दूँ। बड़ी सीधी सी है, कोई ऑप्शन नहीं है। चैप्टर लेंथ एक बार कैसे करो। अब इसका सौखा कर लिया कॉपी बच्चे? ठीक है, अब ये पता है क्या कहाँ यूज हो रहा है? मान लो मैं लिख रहा हूँ म्यू डब्ल्यू जी, अब यार ये मत लिखना डब्ल्यू, वाटर जी ग्लास। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? म्यू ऑफ, बोलो डब्ल्यू म्यू ऑफ जी। अब यहाँ पता है क्या आएगा? वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। पता है क्यों? क्योंकि समझदार बच्चों को सबको पता है कि म्यू और वी आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर फॉर्मूले में वी क्या आता है? म्यू का नीचे आता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ऊपर है तो वाटर की वेलोसिटी कहाँ आएगी? नीचे। अगर म्यू ग्लास का नीचे तो ये कहाँ आएगा? ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? लक्ष्य इसका बताओ मेरे को, इसका क्या होगा? क्या लिखूं पहले? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, वेलोसिटी बताओ, बोलो वी डब्ल्यू अपॉन, समझ आ गया बच्चे? ठीक है, ये क्या बताता है? कई बार तुम्हें दो स्पीड गिवन हो, तुम सारी कैलकुलेशन करो, 3 से डिवाइड 3 to 10 power 8 से करो, पहले का निकालो, दूसरे का निकालो, करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गया? इज इट क्लियर? चलो अब तुम्हारी नॉलेज पता चलेगी। वेलोसिटी इन ग्लास है बच्चे 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन वाटर है 2, ग्लास में है 2 और वाटर में है 2.5 into 10⁸। अब चुपचाप सिर्फ आंसर निकालना है, बोलना नहीं है। इन दोनों की वैल्यूज बताओ। लेट्स सी आप क्या करते हैं।
आंसर बोलोगे नहीं, सिर्फ सॉल्व करो, डेसिमल्स में निकाल के बताओ, बताना तो भाई। वो 2 है या फ्रैक्शन बताना, सॉरी डेसिमल नहीं फ्रैक्शन बताना, वैसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन। दूसरा नहीं दसना नहीं सीख रहे दूसरा भी गलत, दूसरा भी गलत। हो गए कोई बात नहीं यार, ये हर बार बोलते हैं, आज तुमने बोल दिया तो क्या होगा? हाँ जी करो। जो बच्चा ये स्टेप मिस कर रहा है ना भाई, ज्यादा इंटेलिजेंट उनको समझ के और ये स्टेप मिस कर रहा है, वो बहुत मिस्टेक कर रहा है भाई। ये स्टेप जरूर लिखा करो बच्चे, सीधा लिखते हुए बहुत बार हम उसे गलत लिख देते हैं, ये जरूर लिखा करो स्टेप। वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, क्या आएगी वैल्यू इसकी? 2.5 इंटू 10⁸, ये आगे 2 इंटू 10⁸, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 5 अपॉन, क्या आ गया आंसर? 5/4। सही है ये, सही है। इसका क्या आएगा? 4 वी जी 2 इंटू 10⁸ अपॉन 2.5 इंटू 10⁸, कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 4/5। दोनों एक दूसरे की क्या आ गई? रेसिप्रोकल। क्या आ गया दोनों एक दूसरे के? किसी को समझ ना आया? जसप्रीत, कोई बच्चा जिसको समझ ना आया कि तुम्हारा काम आसान हो रहा है पूरे चैप्टर में, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? म्यू जी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन, किसी को इससे कोई दिक्कत है? ये मैंने जो रिलेशन लिखी है इससे कोई दिक्कत है तो बताइए। मुझे सही है। सही है। अभी सॉल्व किया आपने, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आएगी v1/v2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? v2/v1। तो एक दूसरे के क्या हो गए? ये रहा यार, अभी तुमने ही किया, मैंने थोड़ी किया। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब आपको दिया हो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और पूछ रहे वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो सीधा उसका क्या करना? रेसिप्रोकल कर दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये 4 है। नहीं है बेटा, अभी तो फॉर्मूला थोड़ी है, तो उसी को ही आप फॉर्मूला हो गया। एप्लीकेशन इसकी ये इसकी एक और चीज़ बताऊँ, ये कहता है कि अगर लाइट है ना टूवर्ड्स नॉर्मल 10 डिग्री बेंड कर रही है, तो जब वापस आएगी तो किधर बेंड कर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। कितने डिग्री? 10 डिग्री। समझ आ गई? लाइट अपना रास्ता दोबारा रिट्रेस कर क्या रही कह है। रहे हो? कैसे? मतलब अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम में लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो डेंसर टू रेयरर में क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ आ गई? इज इट क्लियर? अगर लाइट को वापस जाना हो तो वो वापस अपने उसी रास्ते पे जाएगी, उसके सारे एंगल्स क्या रहेंगे? सेम। मतलब ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ एंगल क्या है? आई। यहाँ एंगल क्या है? आर। रिवर्स जाएगी तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आई। ये हो जाएगा आर। अगर इधर टुवर्ड्स नॉर्मल है तो बाहर क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक दूसरे के हमेशा क्या होगी? रेसिप्रोकल। एक दूसरे के हमेशा क्या होगी? ऑपोजिट। क्या होगी बच्चे? एक दूसरे के मतलब सर एंगल ऑफ डेविएशन सेम रहेगा। एंगल ऑफ डेविएशन हाँ सेम रहेगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, पहले टुवर्ड्स नॉर्मल था, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है बच्चे? लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। कौन बताता है ये? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सल। इज इट क्लियर? समझ आ गया बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक 10 ईयर में क्वेश्चन आया है, दिखाऊं? हाँ सर। बड़ा सौखा था क्वेश्चन। देखो मजाक उड़ाओगे ना, ये फिजिक्स मजाक उड़ाएगी, और जिस दिन फिजिक्स मजाक उड़ाएगी बच्चे नहीं उड़ा रहे। उस दिन कहाँ से आंसू निकलेंगे ना, तुम खुद नहीं समझ पाएगा। पहले तो ये डायग्राम बनाना सिंपल बनाने से नहीं। ना, सुन लो देखो, मत करो बच्चे, ये है तुम्हारा, मिल जाएगा। ये डायग्राम बनाना था टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कराने के लिए, ठीक है? आराम से करिए। बट एग्जामिनर ने पता क्या किया?
एग्जामिनर ने यहाँ रख दिया एक मिरर, क्या रख दिया एग्जामिनर ने यहाँ पे मिरर, वो मेरी गलती है भाई, उसने तो सही बोला था, मैंने वो उल्टा बोल दिया। और दे दिया यहाँ एंगल क्या दे दिया 90 डिग्री, और बोल दिया कि लाइट का रास्ता बताओ। वापस उसी पाथ से लाइट क्या जाएगी, वापस क्या जाएगी, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन। ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है आर, पहले टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही थी, अब सीधी जा रही थी तो क्या कर रही, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही मिरर आया बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया, हाथ पैर छूट गए कि हमने तो ये कर ही नहीं रखा, ये करवाया हुआ था बुक में भी यही क्वेश्चन, लेकिन बच्चे को नहीं समझ क्या आया। सीधा फिर से बात सुनेगा 90 डिग्री पे जब लाइट लगती है तो लाइट क्या जाती है, बाउंस बैक करती है, तो लाइट सेम रास्ते पे गई। सही क्वेश्चन। अब कई बच्चों ने पता है क्या किया, सही क्वेश्चन था सर। हाँ कई बच्चों ने क्या किया, यहाँ से लाइट को भेज के इस लाइट को सीधा भेज दिया, सीधा नहीं बेंड करेगी। प्रिंसिपल पूछा, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया तुमने, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, समझ आ गई। अब मेरे जैसा एक बच्चा था, उसने बेचारे ने क्या किया, यहाँ तो सही कर दिया, इस रे को ऐसे भेज दिया सीधे, है ना। मैंने पूछा ये क्यों किया, कहते सर मिरर से तो सीधी जाती है, नहीं मिरर से सीधी यहाँ तक जाएगी, लेकिन यहाँ से इधर बेंड करेगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सर अपने पाथ रिट्रेस कर लेंगे। रिट्रेस करेंगे अपना काम। एक और है इसके अंदर, यही क्वेश्चन एक और तरीके से भी बच्चे पूछा जा सकता है। मान लो आपको ये गिवन है, ये आपके पास यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मान लो एक मिरर गिवन है, और ये लाइट आके, ध्यान से सुनना बच्चे, ये लाइट आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, समझ आ गई। और तुम्हें दे रखा है बच्चे, ये एंगल तुम्हें दे रखा है, मान लो, मुझे मैं वैसे ही अंदाजा से बता रहा हूँ, ये एंगल मान लो 30 डिग्री, बनाओ लाइट का रास्ता कैसे, लगाओ देखो, नहीं नहीं यही बनाओ। लाइट के रास्ते के लिए पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, वो एंगल जिस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, किस पे, ग्लास पे, निकालो एंगल, कोई रास्ता है तो एंगल निकालो। सर ये पैरेलल है सर दोनों। हाँ सर वो 60 आ जाएगा अल्टरनेट से, ये 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा अल्टरनेट। ये एंगल क्या आएगा, 90 90 डिग्री। नॉर्मल रे का एंगल क्या होता है 90, ये 90, ये 30, ये क्या आ गया 60, चाहे ये 60 निकाल के ये एंगल क्या निकाल सकते थे 60, समझ आ गई। इसका मतलब अब यहाँ पे अपने को नई क्या बनानी पड़ेगी, नॉर्मल, और ये एंगल भी कितना बनेगा 60, मतलब यहाँ भी एंगल होगा 30, यहाँ भी होगा, ऐसे ही आ रहा था, बस वो सीधे अल्टरनेट कर दिया था, वो 30 आ रहा था। क्या समझ रहे हैं आप। ये लाइट मिरर पे स्ट्राइक की, कर गई स्ट्राइक, ठीक है। तो कैसे पता चला ये कहाँ स्ट्राइक करेगी, कैसे पता चला कहाँ स्ट्राइक करेगी, जब तक ये एंगल नहीं आएगा अपने पास। ये एंगल अपने पास यहाँ से आया, ये 60 आ गया एंगल, तो इधर से भी एंगल कितना बनना चाहिए 60, या फिर ये 60 है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग गया, नॉर्मल के साथ कितना बनेगा 30 बनेगा, तो ये इधर चली जाएगी। अब पता है कुछ बच्चे फिर वही, बुक में तो ये वाला क्वेश्चन था, रटा हुआ पड़ा था, है ना, जैसी आई और साथ ही साथ वापस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये वो सब कुछ ये इसमें प्रिंसिपल के वो कोई प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल नहीं, रिफ्लेक्शन ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई 30 का 30 आ गया नॉर्मल के बीच में, उसके बाद 30 पे चली जाएगी आई और आर, आई इक्वल टू आर, बस, रिफ्लेक्शन वहाँ है, पे इसमें किस जाएगी? रिफ्लेक्शन है। जाएगी नहीं, इधर जाएगी। अच्छा अब बताओ बच्चे, किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताए, ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा 60 30 30, लाइट retraces its path, कभी जो आप ये यूज नहीं करेगी, क्यों इस रास्ते में नहीं जाएगी, इधर तो अपना रास्ता, एंगल्स तो सेम ही बनेंगे। देख कितने पे लाइट लग रही है 60 पे, यहाँ से भी कितने पे चल रही है 60 पे, ये वाला एंगल कितना बनेगा 30, है ना, तो ये मान लो इधर चले पास कर रही है
आज का बच्चा आया है, अगर मैं डिफिकल्ट नहीं होगा उधर समझ आ गई अगर वैसे ही आते